रुद्रप्रयाग में पुल टूटने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या है। घरडा गांव में बारिश की वजह से बरसाती नदी नाले उफान पर है। नदी पर बना पुल आपदा की भेंट चढ़ गया है। ऐसे में लोग नदी पर एक पेड़ डालकर आवाजाही कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इस नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदी पर बना पुल टूट गया है और लोगों ने वहां पर पेड़ डालकर ही रास्ता बनाने की कोशिश की है और इसी के जरिए लोग रास्ते को, नदी को पार कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बरकोट में मोरी तहसील के कई गांव की मुख्य सड़कें बंद होने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या है। रास्ते खस्ता हाल हो चुके हैं। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। जखोल से धारा गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग जगह जगह खस्ता हाल है। देखिए तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। सड़कें खस्ता हाल हैं, लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। ये मुख्य मार्ग है, गाड़ी की सड़क तो दूर, लेकिन यहाँ तो पैदल मार्ग भी ना के बराबर बचा है। मेरी गांव के 50 से 60 बच्चे जखोल इंटर कॉलेज में अध्ययनरत है और उनको आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी माननीय विधायक जी से विनती है कि हमारे गांव का जो पैदल मार्ग है उसको सुचारू रूप से चालू रखिए। बागेश्वर में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने जिला अस्पताल के पास दुग बाजार में एक दुकान का ताला तोड़कर चोरी की। चोर दुकान से करीब 15,000 नकदी और मोबाइल चोरी कर ले गए, मगर ये पूरी जो वारदात है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की जिला जेल में इन दिनों कैदियों की कक्षाएं चल रही हैं। जेल में ही बंद कुछ कैदियों की ये कक्षाएं कैदी चला रहे हैं। देखिए जेल में पाठशाला पर हमारी खास रिपोर्ट। जा रहा हूँ। हरिद्वार की जिला जेल में पाठशाला चल रही है। ये पाठशाला जेल में बंद कैदियों की तरफ से चलाई जा रही है। जिला जेल में बंद कुछ कैदी मास्टर साहब बन गए हैं और वो बाकी कैदियों की क्लास ले रहे हैं। दोपहर को 3 बजे से 4 बजे तक जेल में कक्षाएं चलती हैं। जरूरत पड़ने पर जेल अधीक्षक भी इस काम में मदद करते हैं। छात्र के रूप में जो है यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें से लगभग 100 ऐसे हैं जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था और उनको अक्षर ज्ञान जो है यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं उसके माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि लगभग हमारे 50 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ले रहे हैं। जेल में चल रही इस पाठशाला में इस समय 200 कैदी तालीम ले रहे हैं। कैदियों को पढ़ाने के लिए साथ ही साथ उनके जीवन से जुड़ी जरूरी बातें भी समझाई जा रही हैं। पाठशाला में सब अपनी इच्छा अनुसार विषय चुनते हैं। हफ्ते में एक दिन सामाजिक ज्ञान की भी क्लास होती है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। देहरादून से खबर, जहां विधानसभा की नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रेमचंद अग्रवाल ने सफाई दी है। मीडिया के सवालों से बचते नजर आए प्रेमचंद अग्रवाल। नियुक्तियों में नहीं हुई कोई भी धांधली, ये प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है। कांग्रेस ने लगाया है नियुक्तियों में धांधली का आरोप। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है और कई दिन बाद प्रेमचंद अग्रवाल सामने आए और जब सामने आए तो अपनी सफाई में सिर्फ एक ही बात उन्होंने कही कि नियुक्तियों में कोई भी धांधली नहीं हुई। और जब मीडिया ने सवाल करने की कोशिश की तो सवालों से बचते नजर आए प्रेमचंद अग्रवाल। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, विधानसभा की नियुक्तियों में गड़बड़ी के लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी, जिस पर प्रेमचंद अग्रवाल ने आज सफाई दी। आप अपने आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों की भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार बताइए ना। बिल्कुल रखे गए, बिल्कुल रखे गए। आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार रखे गए? ये मैंने कहा ना नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। 27 दिसंबर अरे 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई। 5 महीने बाद वो तनख्वाह लेते हैं। 30 मार्च से 29 तारीख को आपको पोर्टफोलियो मिलता है वित्त का। तो आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद ही इनको वित्त की अनुमति कैसे? ये विधानसभा जवाब है, क्योंकि ये विधानसभा का क्या पूर्व वित्त सचिव अमित नेगी ने सिग्नेचर नहीं किए थे? ये विधानसभा जवाब।
कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए नियम कायदों को ताक पर रखकर बेहतर लोगों की भर्तियां कराई थी। मगर प्रेमचंद अग्रवाल देखिए इस पर किस तरह से अपनी सफाई दे रहे हैं। सफाई ही नहीं, उनके बयान भी हैरान करने वाले हैं। ये 72 लोग रखने की ऐसी क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा हमसे कई गुना बड़ी है, उनकी संख्या कार्मिकों की हमसे कम है, हमारी इतनी ज़्यादा है। आपने कहा ये तदर्थ हैं, इनको पहले दिन से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। आपने 35 लोगों की विज्ञप्ति निकाली, इनके लिए विज्ञप्ति निकाली थी या फिर इनको कैसे भर्ती किया गया? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। इनके लिए कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली? नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है, उसकी मुझे जानकारी नहीं। विधानसभा में उसकी जांच की आवश्यकता है, क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है। अब जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आवश्यकता जब पड़ती किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना। विधानसभा की भर्तियों पर अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान सामने आया। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि ये भर्तियां आयोग के जरिए होनी चाहिए। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कहा था कि ये जो भी नियुक्तियां विधानसभा में होनी है इनको पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आयोग के माध्यम से किया जाए, ताकि लोगों का जो विश्वास है अपने प्रतिनिधियों के प्रति और जो विधानसभा में जिस तरह का एक रवैया चल रहा था उससे कई बार नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हुई हैं। और जो एक विश्वास रहता है, एक सर्वोच्च सदन है एक तरह से विधानसभा राज्य का, तो उसमें पारदर्शिता तो होना चाहिए। अब इस समय वहाँ पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है। अन्यायपूर्वक नहीं होना चाहिए। जो हमारे युवा हैं, जो मेहनत करते हैं, पढ़ लिखते हैं, जिनके माँ बाप बड़ी मेहनत से उनको पढ़ाते हैं, और कोई शॉर्टकट से अगर उस जगह पहुंचता है तो निश्चित रूप से कष्टप्रद होता है। तो कांग्रेस जहां लगातार धांधली का आरोप लगा रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया और इस बयान पर प्रेमचंद अग्रवाल का भी बयान सामने आ गया है। त्रिवेंद्र को नियमों की जानकारी नहीं है, ये प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है। कई दिनों से कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है और कई दिन बाद प्रेमचंद अग्रवाल जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र को नियमों की जानकारी नहीं है, कोई भी धांधली नहीं हुई है। क्या कुछ कहा, सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि उनके पास फाइल नियुक्ति को लेकर फाइल आई थी, लेकिन उन्होंने उस पर साइन नहीं किए थे क्योंकि वो त्रिवेंद्र रावत जी को भी जानकारी होनी चाहिए कि एग्जाम की बात हमने कही है, एग्जाम कराया है। और एग्जाम यदि हाईकोर्ट में, मैंने कहा ना आपको, हाईकोर्ट में यदि वो लंबित है तो उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? हाईकोर्ट निर्देश है, कॉपी रखिए, उसमें उसका निर्णय आ जाना चाहिए। चलिए, इसी पर जानकारी देने के लिए पंकज राणा हमारे संवाददाता हजारा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, प्रेमचंद अग्रवाल कई दिन बाद सामने आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये आरोप लगा भी रही है, लेकिन जब सामने भी आई, सफाई भी दी, तो वो भी अजीबोगरीब, साथ ही साथ जब मीडिया सवाल कर रही थी तो उससे बचते हुए भी नजर आए। क्या मायने निकाले इसके? विधानसभा में की गई हैं और ये बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि विधानसभा अध्यक्ष जब रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल, जब उनसे पूछा गया कि आपके क्या नियम और कायदे हैं कि विधानसभा में आप बैकडोर से लोगों की भर्ती कर देते हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि विधानसभा अध्यक्ष का एक अधिकार होता है, जब मैन पावर की ज़रूरत होती है विधानसभा में तो उसके आधार पर वो भर्ती कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैन पावर की कितनी आवश्यकता है? क्या हर विधानसभा के कार्यकाल के दौरान मैन पावर की आवश्यकता होती है? इनके शासनकाल के दौरान 72 लोगों की भर्ती की गई है और 34 लोगों के अभी रिजल्ट रुके हुए हैं। जिन लोगों ने परीक्षाएं दी थी, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी थी, उनके रिजल्ट तक नहीं आए हैं। उनके जगह भी बैकडोर से लोगों को भर्ती कर दिया गया और उनसे जब पूछा गया कि आपने कैसे ये भर्ती की गई है, तो उन्होंने फिर नियम कायदों की जानकारी देने से भी इनकार कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें इस रूप में स्पष्ट कर रही हैं कि विधानसभा में पिछले जब से विधानसभा का उत्तराखंड गठन हुआ है, राज्य का अलग राज्य बना है, तब से लेकर अब तक जितनी भी भर्तियां की गई हैं उनमें कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद और करीबियों को पूरी तरह से भर्ती में शामिल किया गया है। और ये बात खुद भी प्रेमचंद अग्रवाल
अग्रवाल ने कह दी। जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि क्या विधानसभा के अंदर नेताओं के लोगों भर्ती कराया गया, कई पीआरओ उनके मंत्री के पीआरओ हैं, कई करीबी जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनके सगे संबंधी हैं, उनके खुद कई संबंधी हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि कोई भी ऐसा काबिल व्यक्ति हो सकता है जिसको नौकरी दी जा सकती है। तो यानी कि साफ कहना है कि काबिल सिर्फ वो लोग थे जो भाजपा के करीबी लोग थे, मंत्रियों के पीआरओ थे या खुद विधानसभा अध्यक्ष रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल, उनके करीबी लोग थे, उनको पूरी तरह से नियुक्ति विधानसभा के अंदर दी गई है। हालांकि देखिए जांच को लेकर उन्होंने कहा है कि इसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं है, नियम कायदों के आधार पर ये इसमें भर्ती की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू से लेकर अब तक अब विधानसभा के अंदर जो भर्तियां की गई हैं उनकी जांच हो जाती है, तो निश्चित तौर पर इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है, क्योंकि जब तक जो भी भर्तियां अभी तक की गई हैं उनमें पूरी तरह से भाई भतीजावाद को अपनाया गया है। का जो बयान सामने आया है वो भी ध्यान देने वाला है। और जब प्रेमचंद अग्रवाल से सवाल पूछा गया तो ना तो उन्होंने खुद जानकारी दी कि किस तरीके से सदस्यों को रखा जाएगा, और दूसरी तरफ जब मीडिया ने उनसे सवाल किया त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर उन्होंने कह दिया कि उनको जानकारी नहीं है। बिल्कुल देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा था कि जब उनके पास ये फाइल आई थी तो उन्होंने सभी भर्तियों के लिए से इनकार कर दिया था, उन्होंने फाइल पर साइन नहीं किया था। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री हटे उसके बाद इन भर्तियों को फिर से कर दिया गया। प्रेमचंद अग्रवाल के माध्यम से ये फाइल फिर शासन को जाती है, फिर मुख्यमंत्री के पास जाती है और सभी लोगों की भर्ती कर दी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ स्पष्ट कर दी थी कि उनके बिल्कुल भी मन में नहीं था कि किसी भी तरह से लोगों की भर्ती विधानसभा के अंदर की जाए। और आज जब प्रेमचंद अग्रवाल से ये बात पूछी गई कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उस फाइल पर साइन नहीं किए थे, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। विधानसभा स्तर पर आयोग के माध्यम से ही परीक्षा कराई जा रही थी, उनके लिए बाकायदा विज्ञप्ति निकाली गई और एक कंपनी को टेंडर दिया गया था। और एक जानकारी ये भी दे दूं, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था वो यही कंपनी है जो यूपी ट्रिपल एससी में। क्या अब इस पूरे मामले में जांच होती है, और जांच होती है तो क्या निकलकर सामने आता है? बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। लसपुर में धरने पर बैठे हैं कांग्रेस विधायक आदेश चौहान, समर्थकों के साथ कोतवाली में धरना दे रहे हैं। आदेश चौहान का गंभीर आरोप, एसएसपी पर आदेश चौहान ने आरोप लगाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां जसपुर में धरने पर बैठे हैं कांग्रेस विधायक आदेश चौहान समर्थकों के साथ बैठे हुए। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एसएसपी पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते कोतवाली में कांग्रेस विधायक का ये धरना, साथ में समर्थक भी मौजूद है, धरने पर बैठे हैं। मेरी हत्या करवाना चाहते हैं एसएसपी, ये बात कही है आदेश चौहान ने। हमारी पुलिस से कोई दुश्मनी, जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं, हमारा विचारों का विवाद है। हमने एक ही बात कही है कि जब जो हमलावर थे पुलिस मेरे यहाँ से उनको पकड़ कर लाई तो उनको छोड़ क्यों दिया गया, और उसी टाइम मेरा गनर वापस क्यों? मेरा केवल पूछना ये है कि ये एसएसपी क्या मेरी हत्या कराना चाहता है? मेरा एक जवाब। दूसरी बात, जो कल से हमने तहरीर दी उसकी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक आप क्या समझ सकते हो कि सुरक्षित है? और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विकास गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विकास, क्या ये मामला हुआ, किस वजह से धरने पर बैठे और क्या कहना है विधायक जी का? में कि ये मामला कल दोपहर का है। कल दोपहर विधायक आदेश चौहान, जो जसपुर के दबंग विधायक माने जाते हैं उत्तराखंड के, उनके निवास पर 3 लोग आते हैं, बैठ के वार्ता होती है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले विधायक जी का कहना है उन्होंने सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसको लेकर ये लोग आए थे, और विधायक आदेश चौहान से अभद्रता कर देते हैं, और जब गनर उनके बचाव में पहुंचते हैं तो उसके संग भी अभद्रता की जाती है। विधायक का आरोप है कि इसके बाद जब वो कोतवाली में फोन करते हैं तो तीनों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद गनर को भी पुलिस लाइन वापस बुला लिया जाता है। तब से लेकर विधायक नाराज है इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर ये चूक है, और कहीं ना कहीं एसएसपी इस मामले में उनके खिलाफ। तो विकास, क्या अभी भी ये धरना जारी है, और क्या कह रहे हैं अभी फिलहाल विधायक जी? क्या वो धरना इसी तरीके से जारी रखेंगे? जी बिल्कुल, जसपुर कोतवाली में इस समय विधायक अपने समर्थकों के संग बैठे हुए हैं, और उनका साफ कहना है कि जब तक एसएसपी को नहीं हटाया जाता है तब तक वे ना तो गनर लेंगे और ना ही धरना प्रदर्शन समाप्त होगा। यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी सफल हुए वो भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। आज इन लोगों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। देखिए,
चयन सेवा आयोग में स्नातक भर्ती में धांधली की एसआईटी जांच चल रही है और तमाम जो युवा जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी थी वो आज बीजेपी कार्यालय में घेराव करने आ गए हैं। देखिए बीजेपी कार्यालय का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है और इस साइड तमाम जो युवा हैं वो यहाँ मौजूद हैं, आ गए हैं। वो यहाँ तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलने के लिए आए थे ताकि जो उन्होंने कड़ी मेहनत की थी उस मेहनत का जो परिणाम उनको मिलने वाला था वो उन्हें मिल सके और परीक्षा जो रद्द करने के आदेश हुए हैं वो रद्द ना हो, क्योंकि इन छात्रों ने कड़ी मेहनत कर बीपी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी समेत तमाम परीक्षाओं के लिए एग्जाम दिए थे। लेकिन क्योंकि पूरे मामले में एसआईटी जांच चल रही है और कई लोग इसमें गिरफ्तार हो गए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिन युवाओं ने कड़ी मेहनत की थी उनका परिणाम नहीं रोका जाए, उनको नियुक्ति दी जाए। लेकिन यहाँ क्योंकि पूरी तरह से जो परिणाम रोक दिए गए हैं, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जिन परीक्षाओं में धांधली हुई है उनको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। इसलिए तमाम जो युवा हैं ये आज सड़कों पर आ गए हैं। इनसे बात करते हैं, क्या मांग है? तो सर हमारी एक ही मांग है कि हमने अपनी मेहनत से इस प्रक्रिया में जो है चयन लिया है ना। हमारी एक ही मांग है, हमारा अधिकार चाहिए नियुक्ति के रूप में। जो धांधली हुई है उसमें जांच सही चल रही है और रद्द करना गलत है, परीक्षा रद्द करना। जी बिल्कुल, जांच सही चल रही है। बीच में चिन्हीकरण के बाद जिन छात्रों ने अनुचित छात्रों के प्रयोग के बाद इस परीक्षा में अपना स्थान पाया है उनकी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करना चाहता हूँ, जब सचिवालय में बिना एग्जाम दिए आप नियुक्ति दे सकते हैं तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? हमने तो ये प्रक्रिया। आप यहाँ किससे मिले? हम अपनी बात को पहुँचाने के लिए आए हैं कि हम ये भीख कब तक मांगे? हम क्या ये भीख मांगने आ रहे? पहले हम तुम्हारी प्रक्रिया के अनुसार जॉब निकाले, उसके बाद हम ये भीख मांग रहे हैं सड़कों पे। हमारा काम यही रह गया। अब पूरी तरह से जो सभी परीक्षाएं रद्द करने के आदेश हुए जिनमें गड़बड़ियां हुई हैं उसके बाद तमाम इन युवाओं में रोष है, क्योंकि परीक्षा इन्होंने दी थी और इनके सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए थे, नियुक्ति मिलना बाकी थी। लेकिन नियुक्ति इसलिए नहीं मिल पाई है क्योंकि सभी जो गड़बड़ी वाली भर्ती थी उनको रद्द करने के आदेश कर दिए गए हैं और इसलिए आज ये बीजेपी कार्यालय में घेराव करने पहुँच गए हैं। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के गूलर से शिवपुरी टनल तक ब्रेक थ्रू का उद्घाटन किया। अभी कुछ रोज पहले ही इस टनल को तैयार किया गया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं पौड़ी जिले के नौगांव कमंदा क्षेत्र से अग्निवीर भर्ती शामिल होने गए एक युवक ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक अग्निवीर भर्ती में नाकाम रहा था, इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। शौक करने के लिए आए थे। ये सुमित का जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़े अफसोस की बात है। बीते कल हम कोटद्वार गए थे जहाँ सैकड़ों युवाओं से मिले। मुझे लगता है कि जो सपने सरकार ने बेचे और सरकार ने जो बहुत ज़्यादा ये प्रचारित किया कि सैकड़ों लड़के अग्निवीर के जरिए रोज़गार पाएंगे और उनमें से जब 2% बच्चे भी रोज़गार नहीं पा रहे हैं तो उनके सपने टूट रहे हैं। लेकिन जो बालक ने दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाया, ये तो बहुत ज़्यादा इस परिवार के लिए और इस समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं चंपावत, टनकपुर और बनबसा से नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए दोपहिया वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। व्यापारियों की मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया। बैराज से प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दोपहिया वाहनों का आवागमन हो सकेगा। भारत नेपाल सीमा पर जो टनकपुर से हमारा ब्रह्मदेव के लिए काफ़ी दर्शनार्थी इंडिया से नेपाल की तरफ जाते हैं। उन दर्शनार्थियों के लिए हमने CISF से और NHPC से बात करके जो रास्ता है उसको 2 व्हीलर्स के लिए खोल दिया है। वहीं पौड़ी जिले के ऐसे क्षेत्रों में जहां मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है वहां पर जल्द ही 4G सेवा की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने पौड़ी जिले के नेटवर्क विहीन इलाकों में 4G सेवा देने वाले 120 मोबाइल टावर को स्वीकृति दे दी है। यहाँ जिले में जो है 120 करीब टावर लगभग लग रहे हैं और स्वीकृति मिली है इनकी। तो जिनमें कि हमको जो बहुत परेशान कर रहे थे, जहाँ के लोग नलई क्षेत्र है, खलचीखाल ब्लॉक में, तो वहाँ बहुत परेशानी थी। वास्तव में उन लोगों की डिमांड कुछ नहीं थी। उन्होंने कहा हमको टावर दे दो, बाकी कुछ नहीं है। और बरसों से बहुत लंबित थी वो योजना और प्रयास भी हो रहा होगा लेकिन नहीं हुआ था। इस समय हो गया है। तो मैं इस अवसर पर माननीय मोदी जी का, तीरथ जी का और बलून जी का बहुत बहुत आभार।
वहीं डेंगू फैलने के खतरे की आशंका को देखते हुए रुड़की का सरकारी अस्पताल अलर्ट मोड पर है। सिविल अस्पताल में डेंगू के 8 बेड रिजर्व रख दिए गए हैं। यहाँ पर 6 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। सीएमएस का कहना है कि सभी डॉक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि बुखार खांसी से पीड़ित मरीज की डेंगू और प्लेटलेट्स की जांच जरूर कराई जाए। हम लोगों ने सभी चिकित्सकों को आदेशित कर दिया है कि जो भी बुखार के पेशेंट्स हो उनकी डेंगू की जांच और प्लेटलेट की जांच अवश्य करवा लें। और हमारे द्वारा 6 बेड्स हम लोगों ने रिजर्व रखे हुए हैं, परंतु थोड़ा सा वर्कलोड होने के कारण अभी वो बेड्स भी भरे हुए हैं। परंतु अगर कोई मरीज आएगा तो उसको पूरी सुविधा भर्ती की दी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।